मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स की सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे और बहुत ही आराम से समझाते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने वाले हैं। बिना किसी जल्दबाजी के चलने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। समझना सबसे पहला ज़रूरी काम है। जिस प्रकार से हमने आपसे वादा किया था कि मैं पैरेलल क्लास की व्यवस्था आपको दे रहा हूं, इस ऐसी समस्या में जब विद्यार्थी क्लास न कर पा रहे हों या विद्यार्थी इस क्लास को करना चाहते हों, तो उसको क्लास के सामने यानी कि स्टूडेंट अध्यापक के सामने जाने के बजाय यहाँ पे भी विद्यार्थी अपनी सारी समस्याओं को बखूबी समझ सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। शुरुआत करूंगा सारणी के बेसिक कॉन्सेप्ट की कि सारणी का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, सारणी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया। तो आपको बताना चाहते हैं कि सारणी का जो विकास किया गया था वो युगपद समीकरण यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया गया था। और साइमल्टेनियस इक्वेशंस स्टूडेंट्स हमारे यहाँ क्लास 6-7 से ही पढ़ने लगते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग अभी तक विद्यार्थी पहले अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करते थे। यहाँ पर विद्यार्थी जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के यूज से। डिटर्मिनेंट के यूज से विद्यार्थी जो सॉल्व करेंगे उसमें कुछ और बेहतर रिजल्ट निकलने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जो आपने लोअर स्टैंडर्ड की क्लासेस में पढ़ा है वहाँ पे कई बार पूर्ण रूप से किसी सलूशन को हम लोग नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर इस स्टैंडर्ड पे आने के बाद आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में और कुछ नए तथ्यों की जानकारी दी जाने वाली है। और बताना चाहता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट चैप्टर के यानी कि डिटर्मिनेंट्स की खोज के बाद साइंस में और टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। तो शुरुआत करूँगा, उसके बाद बात करूँगा कि कैसे इसकी डिफाइंड किया जाता है। तो डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। समझाता हूँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स की कोई समस्या नहीं है। जैसे एक युगपद समीकरण है इस प्रकार से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जैसे आपसे कह दिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 1, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 5। इस प्रकार के इक्वेशंस आप पढ़ते थे। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में विशेष रूप से जिसके लिए इस चैप्टर की उत्पत्ति हुई है वो यही है कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस के एक सिस्टम में कितने सलूशन मिलेंगे। कभी कभी यूनिक सलूशन मिलता है। यूनिक सलूशन का मतलब यहाँ पे x, y और z की सिंगल वैल्यू मिलती है। कभी कभी x, y और z के एक से अधिक मान मिलते हैं, उनको हम लोग मैनी सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी इस साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होता है, उसको हम लोग नो सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी शुरुआत है। मैं डिफिनीशन इसी प्रकार से बताने वाला हूँ आपको। मैं यहाँ पे जैसे अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। फ्रॉम 1 a1x इज इक्वल टू माइनस b1y, ये लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाई x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस b1 बाई a1, इस प्रकार से।
या फिर दिस इम्प्लाई y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 लिखा जा सकता है। समीकरण 2 से इसी चीज़ को समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 आप यहाँ पे y बाई एक्स क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, y बाई एक्स को यहाँ पे जैसे आपने कैलकुलेट किया है माइनस a2 बाई b2 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं और ये दोनों y बाई एक्स की वैल्यूज़ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं आप समझने का प्रयास करें। दिस इम्प्लाई a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2, निगेटिव निगेटिव दोनों साइड को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2। दिस इम्प्लाई अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप चाहें तो 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, a1 b2 इक्वल टू a2 b1, या फिर आप इसको इस साइड में ला के इसी स्टेप में लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है आपको। इस क्वांटिटी को एक नए तरीके से लिखने का जो नियम है वो इस प्रकार से है, आपको बताता हूँ। मूल रूप से समझ में आने वाली सारी बातें हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी समझने में दिक्कत होने वाली नहीं है। या इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख रहा हूँ समझने की बात है यहाँ पे। a1 b1 a2 b2 इक्वल्स टू 0। a1 b2 माइनस a2 b1 को आपने इस प्रकार से लिख रखा है, ये कहा जाएगा सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहा जाएगा। ये आपने जाना कि डिटर्मिनेंट की शुरुआत कैसे की गई है, डिटर्मिनेंट को जनरेट कैसे किया गया है, यहाँ पर पूर्ण रूप से आप इन बातों को समझ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे सब कुछ समझ में आने वाला है कि ये जो एक सलूशन निकल के आया था यहाँ पे, उस सलूशन को इस प्रकार से जब ये रूप दिया गया तो इसी का नाम क्या दिया गया, सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। आगे बढ़ूँगा डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बताने के लिए, तो बताना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट्स का जो शेप होता है वो ऑलवेज स्क्वायरिकल फॉर्म में होता है, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये हमेशा वर्ग के रूप में होता है ये, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, जैसे आप चूँकि आप जानते हैं कि जो इसके पहले का चैप्टर था यानी कि मैट्रिक्सेस, ये मैट्रिक्सेस के बाद ही चैप्टर हमेशा पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैट्रिक्सेस से कुछ कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में किया जाता है, तो इस वजह से इस चैप्टर को हमेशा मैट्रिक्सेस के बाद ही पढ़ाया जाना है। जैसे जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये इसका पहला रो यानी कि R1 कहा जाएगा, ये इसका दूसरा रो यानी कि R2 कहा जाएगा, ये इसका पहला कॉलम यानी कि C1 कहा जाएगा, ये इसका दूसरा कॉलम यानी कि C2 कहा जाएगा। रो का मतलब पंक्ति होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम लोग रो कहते हैं यानी कि पंक्ति कहते हैं, जो वर्टिकल होते हैं इनको हम लोग ये क्या नाम है, स्तंभ कहते हैं यानी कि कॉलम इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया है। आपको यहाँ पे समझना है कि अब कितने ऑर्डर के यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, आप ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो सकते हैं। आप ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे यहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स पे ही सारा डिस्कशन किया जाएगा। तो विद्यार्थियों को केवल और केवल अपना कंसंट्रेशन बनाना है यहाँ पे ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 पे। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये एनडीए तक के स्टूडेंट्स के लिए यही ऑर्डर दिया जाएगा, इससे आगे का ऑर्डर आपके लिए नहीं यूज किया जाएगा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है आपके सामने, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का यही आसान तरीका है जो यहाँ पे बताया गया है आपको। फिलहाल एक छोटे से डिटर्मिनेंट का यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे।
पहले ऑर्डर 2 का बताता हूँ। यहाँ पे जैसे 2 5 -1 -2 लिखा गया है, ये एक डिटर्मिनेंट्स है। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वल्स टू, सबसे पहले यही प्रिंसिपल डायगोनल से शुरू करते हैं, यानी कि 2 × -2 माइनस आता है इसका जो एक ये प्रिंसिपल के अलावा जो एक और डायगोनल होता है उसकी ओर चलते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 × -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +5, यानी कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो प्लस का 1 आ रहा है। इसी प्रकार से हम ऑर्डर 3 का भी एक डिटर्मिनेंट्स जिसकी वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको भी पूर्ण रूप से समझना है आपको, क्योंकि आगे इसी की प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ऐसी कोई समस्या नहीं है आपके सामने। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल नाम दे देते हैं हमसे, विद्यार्थी इसको समझेंगे। एक अगला एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑर्डर 3 का लेने वाले हैं कि ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको समझना है। 1 2 5 3 1 0 2 1 3, ये डिटर्मिनेंट हो गया है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं समझना है। यहाँ पे इक्वल्स टू, हाँ ये समझना है कि जैसे आपको मैट्रिक्सेस में बताया जा चुका है कि इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसका जो है कि वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो सीधे एक बार फिर से वही चीज़ों का रिकैपिटुलेशन आपको दिया जा रहा है, पुनरावृत्ति आपको दी जा रही है। समझने वाली बात है। यहाँ पे 1, ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 1 × 3 -0 × 1 इस प्रकार से हो गया है। -2 मैंने कहा R1 के सापेक्ष ही इसका विस्तार कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 है लेकिन -2 लिया जाता है, आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से लिया जाता है। 2 से जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 3 -0 × 2 +5 के साथ क्या आने वाला है, 5 से जाने वाला रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 -1 × 2 इस प्रकार से हो चुका है। आगे विद्यार्थियों को सॉल्व करता हूँ उसको, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है, आप जानते हैं 3 -0 -2 के साथ है तो ये हो जाएगा 9 -0 +5 के साथ हो जाएगा ये 3 -2। बेहद आसान है, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद विद्यार्थी बहुत अच्छा समझेंगे। यहाँ पे सीधे लिखता हूँ 3 -18 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 10 शायद आ रहा है, बिल्कुल सही। ये इसका रिजल्ट है, यानी कि ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से एक्सपेंड करके आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को भी आपको बताया जा चुका है। तो डिटर्मिनेंट की एक बहुत अच्छी शुरुआत आपको दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। ओके, पहली प्रॉपर्टी पे यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपको जो प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि वास्तव में सारणी को यानी कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करने के क्या विशेष टेक्निक्स यूज किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब वही चीज़ें बताने वाले हैं हम लोग। जैसे इसके पहले मैंने अभी आपको तुरंत ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बता रखा है। मैं पहली प्रॉपर्टी के रूप में बताने वाला हूँ, यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ पूर्ण रूप से शून्य हो, यानी कि सारे तत्व शून्य हो, तो इस सारणी का मान शून्य हो जाता है। विद्यार्थी इसको याद कर लें, यदि किसी सारणी का किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक तत्व शून्य है। आप समझने का प्रयास करें। जैसे एक ऑर्डर 2 पे ही एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 -5 0 0। आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो रो 2 है यानी कि दूसरा रो है उसके दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। और कैसे 0 होगा ये आपको समझना है, सॉल्व कर लेना है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं कैसे करते हैं, 2 × 0 -0 × -5 आप जानते हैं पूर्ण रूप से 0 दे देता है।
तो आपकी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई किसी भी डिटर्मिनेंट का। किसी भी डिटर्मिनेंट का मतलब चाहे वो ऑर्डर 2 का हो चाहे ऑर्डर 3 का हो, दोनों के लिए प्रॉपर्टी काम करेगी। आगे बढ़ूंगा दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया है यदि किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम यानी कि आइडेंटिकल हों तो इस सारणी का मान 0 हो जाता है। बिल्कुल आसान है समझना। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, लेकिन इसके पहले इसका एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। ऑर्डर 3 का एग्जाम्पल लेने वाला हूं, इस बार समझ में आने वाला है सब कुछ। मैं -4 3 2 5 1 0 5 1 0 यानी कि इस प्रकार से इसका ये C1 है, C1 ये C2 है, ये C3 है। C2 और C3 आप कहेंगे कि आइडेंटिकल है, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, 5 5 1 1 0 0। तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी हमेशा 0 होती है। सॉल्व करके देखना है हमें, ऐसे नहीं मानना है, सॉल्व करके देखना है। तो आइए दिखाता हूँ इसका डिटर्मिनेंट। ये -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे होने वाला है। इसका रो और इसका कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 0 0 दे रहा है, एक साथ 0 लिख लेते हैं। -5 के साथ यहाँ पे इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो 3 × 0 यानी कि 0 -2 0 -2 लिख लेते हैं। +5 के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 का रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 0 -2 आ रहा है, 0 -2 इस प्रकार से। ये तो 0 दे ही रहा है, यहाँ से 0 + 10 ये दे गया और -10। आप क्या देख रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 मिल गया। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपकी थी, प्रॉपर्टी में कहा गया था कि यदि किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाएं तो इस सारणी का मान 0 हो जाता है। इस प्रकार से आपने देख लिया है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात हम करने वाले हैं और उसमें आपको बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में ये कहा गया है यदि किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इस सारणी के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। आपको समझना है, जैसे ऑर्डर 2 का या ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यहाँ पे ले सकते हैं। आइए ऑर्डर 2 की बात करता हूँ। जैसे मैं 4 9 यहाँ पे 1 2 इस प्रकार से हमने ले लिया है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आप जानते हैं, 4 × 2 -9 × 1 यानी कि ये हो जाएगा 8 -9 यानी कि -1 रिजल्ट दे रहा है। ये थोड़ा सा नीचे से लिखना चाहिए, कोई बात नहीं है। ये इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये R1 है, आप चलिए यहाँ पे ये C1 है और ये है C2। अगर C2 और C1 को आपस में बदल देते हैं, यानी कि इनके स्थानों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट मेरी प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो इसका मतलब वो आएगा भी। आइए बताता हूँ कैसे। आइए C1 और C2 को आपस में रिप्लेस करते हैं और इधर लिखना चाहता हूँ। दिस इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1 2 इस प्रकार से। इसका दूसरा कॉलम बना रहे हैं 4 9। इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 1 × 9 -4 × 2 इस प्रकार से हो गया, यानी कि 9 - 8 +1। यही तो आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी कि यदि किसी डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक के किन्हीं 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे C1 यहाँ पे C2 है, C1 और C2 को आपस में रिप्लेस कर दिया, तो इसके रिजल्ट में कोई संख्यात्मक मान जो इसका डिजिट आता है उस पर डिफरेंस नहीं आता है। अंतर आता है केवल उसके साइन पे, यानी कि उसके चिन्ह पे। जैसे यहाँ पे -1 आया था तो यहाँ पे +1 आया है। ये चीज़ आपको समझनी है।
ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चौथी प्रॉपर्टी पे आता हूँ। यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहा जा रहा है, यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी एक संख्या से किसी नियत राशि से गुणा किया जाए तो उस सारणी के मान में भी उस नियत राशि से गुणा हो जाता है। बहुत आसान है, मैं दोबारा रिवाइज करूँगा लेकिन एग्ज़ाम्पल के साथ ही आप बेहतर समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट यही वाला लेने वाला हूँ, जिससे कि आपको समय भी बचे और बेहतर समझ भी जाए आप। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेकिन 0 आई थी, तो इसको आप नहीं ले सकते, ये समस्या है। चलिए इसी को ले रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ। जैसे आपने देखा, लेट, इसको भी नाम दे सकते हैं आप, लेट ए इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे -1 आई थी। अगर हम यहाँ पे, जैसे ये डिटरमिनेंट ए है, तो अगर हम इसके R1 में 2 से गुणा कर देंगे, R1 यानी कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू में भी 2 से गुणा हो जाएगा। प्रॉपर्टी हमारा ये कह रही है। आइए एग्जाम्पल देता हूँ पहले। लेट b इज इक्वल टू, इसका मैंने b नाम दिया है यहाँ पे कि ये जो a है, a के R1 में हम 2 से गुणा करने जा रहे हैं, तो 2 × 4 और ये हो जाएगा 2 × 1, इस प्रकार से। R2 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, 9 2 यहाँ पे बना रहेगा और आगे एक लाइन सॉल्व करेंगे इस सारणी को। यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसको ज़रा सॉल्व करके बताएं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो रही है। ये हो जाएगा 16 - 9 2 जा हो जाएगा 18, यानी कि -2। यही तो मैंने कहा था, ये भी तो -2 आ जाता जो प्रॉपर्टी आपकी कही गई थी। प्रॉपर्टी यही कही गई थी कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी नियत राशि से गुणा किया जाए तो सारणी के मान में भी उस राशि से गुणा हो जाता है। इस प्रकार की बातें बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे हैं। यहाँ पे एक और नियम आता है कि आपको ये चीज़ बहुत ही नोट पॉइंट में आपके नोट्स में दी जाएगी, लेकिन समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी और कई बार अच्छे स्कॉलर से डिस्कशन के बाद मैंने देखा कि विद्यार्थी इस नियम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में यानी कि आव्यूह में किसी एक नियत राशि से गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक तत्व में गुणा किया जाता है। आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन जब भी किया जाएगा तो उसके एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वही काम जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में यानी कि सारणी में करते हैं तो वो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में मल्टीप्लिकेशन होता है, इस प्रकार से। तो आगे की बात करूँगा अगली प्रॉपर्टीज़ पे, तब तक विद्यार्थी इसको नोट कर लें। ओके, अगली प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको बताया गया था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसी प्रकार से यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्यार्थियों को ध्यान देना है, ये 5वीं प्रॉपर्टी आ रही है आपके सामने। जो भी प्रॉपर्टी हो, नंबर से मतलब नहीं है फिलहाल। जैसे एक यहाँ पे लेट ए, हम एक कंसीडर कर रहे हैं एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे 2 1 4। चलिए ऑर्डर 3 का ले रहा हूँ, 1 9 0 0 2 1, इस प्रकार से ये एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जान चुके हैं पहले से। फिलहाल 2 के साथ यहाँ पे 9 × 1 यानी कि 9 - 0 × 2 यानी कि 0, -1 के साथ यहाँ पे इसका रो इसका कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 1 - 4 2 जा 8 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। इससे 0 के साथ कोई मतलब नहीं लिखने का। ये 18 और ये हो जाएगा +7 यानी कि ये हो जाएगा 25, ये 25, ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया। हमने कहा कि अगर इसका पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो बना दिया जाए तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
नाउ लेट b इज इक्वल्स टू, इसको मैं b ले रहा हूँ, इसका पहला कॉलम पहला रो बना रहा हूँ यानी कि 2 1 4, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो यानी कि 1 9 0 और इसी प्रकार से 0 2 1 ले रहा हूँ। सॉल्व करूँगा इसी जगह पे आराम से। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 9 -0, -1 के साथ ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 -0, +4 के साथ आएगा ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो 2 -0 दे रहा है। और सॉल्व करूँगा तो ये 18 और ये यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है और ये प्लस का 6 आ रहा है, ये भी तो वही दे रहा है 25। आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन में काफ़ी अंतर हो गया लेकिन रिजल्ट में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। तो जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है पूर्ण रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस में। आगे एक प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 6 मैं नाम दे रहा हूँ। यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ दो पदों के योगफल के रूप में है तो इस सारणी को दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। छोटी सी बात है, समझाता हूँ यहीं पे एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे a+2 है, b+3, यहाँ पे ले रहा हूँ 4 9, इस प्रकार से ये ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट लिया गया है। जो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वही डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा a b 4 9 प्लस 2 3 4 9, इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपकी कही गई है। और प्रॉपर्टी से रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या होने वाली नहीं है। आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, आप इन दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आप जोड़ दें, आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी पूर्ण रूप से। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं स्वयं से। आगे बढ़ूँगा ये 7वीं प्रॉपर्टी पे। उस 7वीं प्रॉपर्टी में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे किसी भी सारणी का जो एक प्रकार से मैं पहले एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। एक ऑर्डर 3 का एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये सारे एलिमेंट्स हैं। सोचिए इस पहले रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर सहगुणनखंड पहले से बता चुका हूँ। आप नहीं जानते हैं तो आप पीछे के पार्ट्स देखेंगे। इनके सहगुणनखंड को a1 का कोफैक्टर यानी कि सहगुणनखंड बराबर a1, इस प्रकार से मैंने मान लिया, माना। और इसी प्रकार से b1 का सहगुणनखंड मैं मान रहा हूँ b1, और यहाँ पे c1 का सहगुणनखंड मैं इस प्रकार से कैपिटल C1 ले रहा हूँ। अगर आप a1 प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू करेंगे तो ये इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा, जिसे आप डिटर्मिनेंट a या फिर a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रो के सहगुणनखंडों को आप किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 देगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, आप पहले समझ लें, इसको बता दूँगा बाद में। आप अगर यहाँ पे a3 a1 प्लस b3 b1 प्लस c3 c1 इज इक्वल टू करेंगे तो ये हमेशा 0 आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कभी कभी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यूज़ मिलता है कि नहीं मिलता है इस बात से मतलब कम रखना है हमको। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से इन चीज़ों को समझने वाला है। लेकिन
पहले एक एग्जाम्पल भी इसका लेता हूँ, लेकिन पहले विद्यार्थी इसको नोट कर लें। ओके, तो बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो एक बार ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए ऑर्डर 3 का एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ। लेट एक डिटर्मिनेंट को ए नाम दिया जा रहा है, 1 2 3 0 1 2 0 4 3, इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट है। अगर आप इसका इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर क्या होगा, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। A11 का सहगुणनखंड यानी कि कोफैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 × 1 - 4 × 2, इस प्रकार से आता है, यानी कि 3 - 8 यानी कि -5। उसके बाद ये तो प्लस के साथ आएगा, आप जानते हैं कोफैक्टर के नियम को एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। 1 + 1। उसके बाद ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, यानी कि A12 का सहगुणनखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 to power 1 + 2, इसको हम लोग जोड़ते हैं और यहाँ पे ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 6 - 12, ये माइनस के साथ हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 6 आ रहा है। आगे आएगा A13 का सहगुणनखंड कोफैक्टर, ये इसका रो इसका कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 - 3 यानी कि 1 दे रहा है। आप समझने का प्रयास करें, ये A11 का कोफैक्टर है, ये A12 का कोफैक्टर है और ये A13 का कोफैक्टर है। मैंने कहा अगर इस एलिमेंट को इससे और इस एलिमेंट को इससे और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी। आइए ट्राई करता हूँ। दिस इम्प्लाई मैं 1 × -5 प्लस ये तो 0 0 है, 0 × -6 प्लस 0 × 1, इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है -5। अगर आप सोचें कि इन कोफैक्टर्स को किसी दूसरे यानी कि जैसे आपने पहले रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, अगर आप इसके साथ या इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं गई 0 रिजल्ट देगा। आइए ट्राई करता हूँ। ये इधर जगह है हमारे पास, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जैसे इस एलिमेंट का हम क्या नाम देने वाले हैं, A21, और इसका कोफैक्टर को मैंने नाम दिया था यहाँ पे A1 प्लस A22 इंटू इसके कोफैक्टर को मैंने नाम दिया था B1 प्लस A23 इंटू इसके कोफैक्टर को नाम दिया है हमने C1। इसकी वैल्यू यानी कि यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। सॉल्व करता हूँ। A21 का मतलब यहाँ पे 2, A1 का मतलब यहाँ पे आपने बताया -5, A22 का मतलब आपने बताया यहाँ पे 1 और B1 का मतलब आपने यहाँ पे बताया ये -6 है, प्लस A23 की वैल्यू है 4 और उसके बाद यहाँ पे C1 की वैल्यू है 1। सॉल्व करता हूँ। -10 - 6 + 4। आइए बात करूँगा यहाँ पे आगे। मैंने कहा A21 × A1 प्लस A22 × B1 प्लस A23 × C1 का जो रिजल्ट होगा वो मैंने कहा कि 0 होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हुआ था। यहाँ पे कन्फ्यूजन का मिस्टेक हो गया था, ये +6 होगा तो B1 की जगह पे यहाँ पे +6 रखेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से ये प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा। बस इस चीज़ को विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और इसी रिज़ल्ट के साथ हम इस पार्ट की यानी कि डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट पार्ट की समाप्ति करते हैं। आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चूँकि इसमें प्रॉपर्टीज़ कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आगे के पार्ट में इसके क्वेश्चंस की बात करूँगा। थैंक यू।